हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एग्जाम पॉइंट। आई एम मोनिका एंड आज हम कवर करने वाले हैं बीपीसीजी का ब्लॉक नंबर 4, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन। तो जो इसमें यूनिट नंबर 9 है उसमें हम स्टार्ट करेंगे शारीरिक रोग अनुभव फर्स्ट कैटेगरी वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भोजन, आहार, मोटापे से संबंधित बीमारियां क्या होती हैं। लेकिन बीमारियां जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में भोजन का क्या रोल है ना। अब स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे जब आप बीमारियों पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक डायलॉग आपने बहुत सुना होगा, जीने के लिए खाओ ना कि खाने के लिए जियो। कहा जाता है, ये किसने कहा है? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि हमारी लाइफ में बस उतना खाना सफिशिएंट है जिससे कि हम जीवित रह सकें, हमें खाने के लिए नहीं जीना है। आने वाले टाइम में ना जो जितना कम खाएगा ना वो उतना ज़्यादा दिनों तक जिएगा, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल लोगों की बिगड़ चुकी है ना। रात में लेट खाना, लेट सोना। पहले के लोगों का हाफ फास्ट हो जाता था, 6-7 बजे शाम को खाना खा लेते थे, अगले दिन सुबह 9 बजे 10 बजे तक खाना खाते थे। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो हेल्दी थी। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनकी बिल्कुल लाइफस्टाइल बिगड़ती जा रही है। तो इस हिसाब से ये कहा गया है। और भोजन में 5 मुख्य तत्व होते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज से शुगर बन रहा होता है, उस सुक्रोज को, माल्टोज को, इन सभी को इकट्ठा करना, ये शुगर के टाइप ही होते हैं। इसके अलावा लिपिड का काम क्या होता है? तो हमारी बॉडी में फैट को और कोलेस्ट्रॉल को जमा करना। अभी नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो मोटापे का कारण भी बन जाता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? तो ये कोशिका निर्माण करता है, बॉडी बिल्डअप का काम करता है। अगर बॉडी बढ़ानी है तो प्रोटीन खाना पड़ता है। विटामिन चयापचय यानी डाइजेशन के लिए वर्क करता है और शारीरिक प्रणालियों में सहायता करता है। जो खनिज होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, ये सारे जो खनिज पाए जाते हैं ये भी हमारे बॉडी के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। ये शारीरिक क्रिया करवाने में सहायता देते हैं। इनकी कमी से बीमारियां होने लग जाती हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है ना। इस प्रकार हमारे आहार में उपरोक्त सभी को सही अनुपात में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अब सपोज करो आपकी फेवरेट डिश जो भी हो, आप उसको डेली डेली वही खाओ, पहली बात तो बोर हो जाओगे, और दूसरी बात आपकी बॉडी के अंदर ना कुछ चीज़ों की तो भरपूर मात्रा रहेगी और कुछ चीज़ों की कमी होने लग जाएगी, जिस कारण क्या होगा, शरीर के अंदर बीमारियां पनपने लगेंगी। तो हमें खाना तो खाना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों एक सफिशिएंट मात्रा में। सलाद वलाद काट के उसके अंदर ऐसे फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना। तो उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अस्वस्थ आहार से स्वास्थ्य की समस्याएं अति संवेदनशील बनाता है। जब हम लोग खाना ठीक से नहीं खाते हैं, अलग अलग चीज़ें, फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगाड़ के रख लेते हैं, तो उसको कहते हैं अस्वस्थ आहार। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? मोटापा। अब ये मोटापा स्टार्टिंग का है और आपने कंट्रोल कर लिया, दैट्स वेरी गुड। और अगर ये स्टार्टिंग का है, आपने कंट्रोल नहीं किया, तो वो फिर परमानेंट हो जाएगा और फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बंद होने वाला है। ये मोटापा ख़त्म होने वाला है, नॉर्मल तो ख़त्म नहीं होने वाला। तो कब हम किसी बॉडी को कहते हैं कि ये शरीर मोटा है? तो उसके लिए एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI, शायद आप लोगों को पता होगा पहले से ही। तो इसके अंदर ना अगर 30 या 30 से अधिक आता है तो ये इंसान मोटा कहलाता है। 19 से 24 एक आदर्श BMI होता है, जिसके अंदर इंसान एक हेल्दी फिट माना जाता है। जबकि 25 से 29 के बीच में थोड़ा मोटापे से, मतलब ये कह सकते हैं आदर्श से ज़्यादा है, यानी कि मोटापे वाली रेंज के अंदर आ रहा है इंसान। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला निकालने के लिए आप ऊपर अपना वेट लिखोगे, नीचे अपनी हाइट लिखोगे, उनको डिवाइड कर दोगे, देन आपका BMI आ जाएगा। नेक्स्ट है, मोटापे से विभिन्न कारक जुड़े हो सकते हैं। अब मोटापा हो क्यों रहा है भाई, या किस किस चीज़ को मोटापा कह सकते हैं? तो जंक फूड और शर्करा का अधिक उपयोग करते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, है ना। मोटे हो क्यों रहे हैं? वसा कोशिकाओं की संख्याओं और आकार का बढ़ना। हमारे शरीर के अंदर ना अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि अस्थि कोशिका, रक्त कोशिका,
है ना। तो ऐसी हमारी वसा कोशिका भी होती हैं जो हमारे शरीर में मोटापे को बढ़ाती है। अगर इनकी संख्या और इनका आकार बढ़ता चला जाता है, कई बार ये आनुवंशिक की आदत होती है कि बचपन से कुछ ना कुछ खाने की आदत है फालतू, है ना, तो इसकी वजह से ना बचपन से शरीर बहुत मोटा हो जाता है, फिर बड़े होने के बाद वो परमानेंट रहता है। बहुत ही मुश्किल से इंसान पतले होते हैं, वरना वो नहीं हो पाते हैं। वजन के सेट बिंदु का भी करना। अब सेट बिंदु क्या होता है, हमारे शरीर में ना अलग अलग सेट्स बने होते हैं कि इस चीज़ का इतना मोटापा होना चाहिए, इस चीज़ का इतना मोटापा होना चाहिए। जब वो बिंदु बिगड़ जाता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे लग जाते हैं। अब जैसे कि हमारे हाथ है, आर्म्स हैं, वो एक लेवल तक मोटे होने चाहिए, लेकिन मोटे लोगों के देखिए आर्म्स कुछ ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ऐसे थाइज़ हैं, नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन जब कोई इंसान मोटा होता है तो उसकी थाइज़ का फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सेट बिंदु कहलाते हैं। इसके अलावा मोटापा तनाव लेने से भी होता है, और जब हम मोटे हो जाते हैं ना तो हमारा चयापचय धीमा हो जाता है, जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी मोटापा हमारा स्टेबल हो जाता है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको ये। एंड देन नेक्स्ट है बीमारियां। मोटे शरीर को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो शारीरिक परिणाम तो अलग है, और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे मनोवैज्ञानिक, यानी कि मेंटली क्या क्या एक इंसान झेलता है। तो सबसे पहले तो बीपी का बढ़ जाना, है ना, मधुमेह यानी कि डायबिटीज होना, किडनी में विकार आना, पित्ताशय में कमी विकार आना, यानी कि गॉल ब्लैडर है इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाना, हृदय रोग, कैंसर, अगर लंबे टाइम तक मोटे रहते तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, मासिक धर्म संबंधी विकार, है ना, इरेगुलर पीरियड्स का आना, बांझपन होना, यानी कि इनफर्टाइल ना होना, है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, शारीरिक होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक। तो मोटापे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर आत्मसम्मान की कमी देखने को मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है बंदे का, तनाव और चिंता आती है बहुत ज़्यादा, अपने आप को देख देख के भी आती है, और फिर इस चीज़ से भी आती है कि सामने वाला जो है वो मेरे को क्या कहेगा। अवसाद, इंसान डिप्रेशन तक में चला जाता है। खाने से संबंधित विकार, या तो गुस्से में ज़्यादा खाने लगेगा या खाना छोड़ देगा, तो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। मोटापा कम नहीं होएगा क्योंकि वो स्टेबल है, चाहे बच्चे धीमा हो रखा है ना, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रखा है, लेकिन इंसान खाना छोड़ देता है इस चक्कर में कि शायद मैं पतला हो जाऊं। नकारात्मक अनुभव देखने को मिलते हैं, है ना, हर जगह जाओ तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। इन पे लालछन लगाया जाता है कि मोटे लोग आलसी होते हैं, धीमे होते हैं, मतलब हर कोई काम ढंग से नहीं करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। इसके अलावा अनुचित व्यवहार के शिकार, कई बार दोस्तों द्वारा चिढ़ाया जाना, है ना, नाम रख देना, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स भी उनको देखने को मिलती हैं, जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हैं एक इंसान को। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। एंड देन नेक्स्ट है भोजन और खाने के विकार। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो खाने से रिलेटेड है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पिका क्या होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं होते, यानी कि खाने लायक तो पहली बात तो ये है ही नहीं, और दूसरी बात बच्चे खाते भी हैं तो इनके अंदर कोई पोषण मिलता नहीं है। इसके आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ना दीवार पे से सफ़ेदी खाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन वह सफ़ेदी से क्या उनको कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं। तो ये क्या है, पिक्का है ना, सलेटी हो गया, चौक हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब चीज़ें। जुगाली विकार क्या होता है, तो 1 महीने तक ना नियमित रिगार्जिटेशन, जिसकी निगला हुआ भोजन है उसको बाहर निकालना, इसको क्या कहते हैं, जुगाली विकार। थर्ड है परहेज प्रतिबंधित भोजन सेवन विकार। इसके अंदर तो नाम से ही पता लग रहा है कि परहेज करना है, खाने के सेवन को कम करना है, और बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया है इसमें। इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर इंसान अपने आप को होता है बहुत पतला है, लेकिन शीशे में बहुत मोटा दिख रहा होता है, उसको टेंशन होती है कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ, इस डर से वो खाता ही नहीं है वो व्यक्ति, ठीक है। तो वजन बढ़ने के डर से खाना ही ना खाना क्या कहलाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। जबकि बुलिमिया नर्वोसा इसका अपोजिट है, थोड़ा थोड़ा सेम भी है, थोड़ा अपोजिट भी है। इसके अंदर वो खाना ही छोड़ देता है, इसके अंदर ये पहले ठूस के खा लेता है, उसके बाद में क्या करता है, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, फिर ये खाने जो खाना निकला हुआ है ना उसको निकालते हैं। अब ये जो अलग कैसे है इस ऊपर वाले से, जुगाली विकार के अंदर मोटे होने का कोई डर नहीं है, इसके अंदर बस ये है कि हाँ ज़्यादा खा लिया। और लेकिन जो बुलिमिया नर्वोसा है इसके अंदर मोटे होने का डर है,
लेकिन खाने का स्वाद भी लेना है। खाना खाएंगे भी, उसके बाद मतलब उल्टी वगैरह करेंगे, जानबूझकर खाने को बाहर निकालेंगे, तो ये एक अच्छी प्रोसेस नहीं होती है, इससे शरीर को बहुत हार्म होता है। इसके अलावा अधिक खाने के विकार भी देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट टॉपिक है यौन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। तो इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यौन स्वास्थ्य होता क्या है। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यौन स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की स्थिति मानता है। इसके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिसके लिए कामुकता और यौन संबंधों के प्रति एक सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उनका मानना है कि इसको एक सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। साथ ही सुखद और सुरक्षित यौन अनुभव जो जबरदस्ती, भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो, यानी कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इसको कहा जाता है यौन स्वास्थ्य। एंड देन नेक्स्ट है यौन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सेक्सुअल हमारी हेल्थ के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले है यौन संचारित संक्रमण, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि सेक्सुअल से ट्रांसमिट होकर आगे फैलती हैं, ऐसी बीमारियां। तो सबसे पहले तो HIV एड्स, ठीक है। अगर किसी इंसान को HIV एड्स है और कोई व्यक्ति उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा, एड्स के बारे में तो पता होगा, लेकिन ये वाला नाम शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो इनको एक बार दो बार रीड कर लेना ताकि याद हो जाए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है, HPV। हेपेटाइटिस B, ये भी एक बीमारी है जो सेक्सुअल से भी फैलती है। दाद होना, वायरस और सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बाय द सेक्स डिसीज ट्रांसमिट होती हैं। एंड देन नेक्स्ट है प्रजनन पथ संक्रमण। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक इंसान को इनफर्टाइल बना रही है, किसी गर्ल को इनफर्टाइल बना रही है। तो बांझपन, है ना, बच्चा ही ना होना, गर्भपात, इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर यूट्रस है वहाँ पे कैंसर हो जाना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है यौन रोग विकार। अब ये कौन सी विकार है, तो स्तंभन दोष, ये एक ऐसा दोष होता है जिसके अंदर शिशन के स्तंभन प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसकी वजह से मनोबल भी कम हो जाता है। महिला उन्माद विकार, इसके अंदर उत्तेजना और यौन गतिविधि से रिलेटेड बहुत धीमी गति हो जाती है, कह सकते हैं डिले होना। विलंबित स्खलन, इच्छा से पहले ही स्खलन हो जाना। महिला यौन रुचि में कमी आना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड देन नेक्स्ट है पुरुष हाइपर एक्टिव यौन इच्छा विकार। इनके अंदर कल्पनाओं और यौन गतिविधि की इच्छा में बार बार कमी आती है। जेनिटोपेल्विक दर्द और पैट विकार, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द या असुविधा का अनुभव होता है। नशीले पदार्थ, दवा प्रेरित यौन रोग, ये नशीली दवाइयों से उपयोग होने वाले रोग हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। एंड देन नेक्स्ट यूनिट है शारीरिक रोग अनुभव 2, सेकंड पार्ट है ना। तो इसमें हम दर्द के बारे में जानेंगे कि तीव्र और दीर्घकालिक दर्द क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक दर्द की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, यह एक वास्तविक या भयानक क्षति या उत्तक की जलन के कारण हो सकता है, जिससे व्यक्ति को बेचैनी, संवेदनात्मक और संवेगात्मक अनुभव होते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी क्षति है जो हमारे शरीर को पहुंच रही है, चोट है जो हमारे शरीर को लग रही है। अब वो हमारे उत्तक में भी लग सकती है, टिश्यूज में भी लग सकती है, या फिर किसी पार्ट में भी लग सकती है, जिसकी वजह से हमें बेचैनी और हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, रोना आ जाता है ना। एंड द नेक्स्ट दर्द की विशेषताएं। तो जो दर्द है वो किस किस तरीके का हो सकता है। पहला है प्रगतिशील हो सकता है, लंबे समय तक रह सकता है, जैसे घुटनों का दर्द, है ना, गठिया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रुक रुक कर हो सकता है, कुछ दर्द होते हैं जो अलग अलग टाइम पे होता है, कभी हो जाता है फिर रुक जाता है, फिर हो जाता है फिर रुक जाता है, इस टाइप का टाइम इंटरवल के साथ होता है। थर्ड है बीमारी से जुड़ा,
कई बार कोई दर्द किसी बीमारी से जुड़ा होता है, जिसकी लंग्स में जो कई बार पेन होता है वो ट्यूबरक्लोसिस से कनेक्टेड होता है ना, या फिर हार्ट प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड होता है। तो ये सारे दर्द कैसे हैं, वो प्रॉब्लम से, बीमारियों से कनेक्टेड है। असहनीय, जो दर्द होता है वो कई बार ऐसा होता है कि सहा भी नहीं जाता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। कई बार ये आवर्तक होता है, यानी कि टाइम टू टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक कर धीमा तेज ऐसी स्पीड में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीव्र दर्द और दीर्घकालिक दर्द में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, तीव्र का मतलब तेजी से, है ना, तेजी वाली चीज जो होती है वो बहुत कम टाइम तक रहती है। तो अस्थायी दर्द होता है, ये चोट या बीमारी के कारण लगा होता है, कम समय के लिए होता है, 6 महीने से तो एटलीस्ट कम ही टाइम होता है इसका। और राहत के लिए इसमें दवाइयाँ दी जाती है, जिससे जो इंसान है उसका दर्द ठीक हो सकता है। एंड देन दीर्घकालिक दर्द के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होता है, स्थायी होते हैं और ये मनोवैज्ञानिक संकट को बढ़ा देते हैं। अब कोई इंसान है, 1-2 साल हो गए, उसे घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तब वो अपना जो मनोबल है ना वो गिरा लेंगे और सोचेंगे अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ ही जीनी पड़ेगी। असहायता व आशा में कमी आती है, उनको लगता है मैं हर चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड हो गया हूँ। उचित नींद नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उन्हें थकावट भी होती है और कंसंट्रेशन की कमी भी हो जाती है। एंड देन लास्ट हम देखेंगे दीर्घकालिक बीमारियां क्या होती हैं जो कि लंबे समय तक रहती हैं। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, हृदय रोग, कोरोनरी हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम है ये, दिल का दौरा आना जिसको कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, इंजाइना, कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स है जो कि लंबे टाइम तक रह सकती हैं। अब कैंसर के प्रकार 5 टाइप के होते हैं, तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। तो कार्सिनोमा किस टाइप का कैंसर होता है, जो कि हमारी स्किन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन पथ के नीचे पाया जाता है, इस टाइप का। अभी कैंसर क्या होता है, एक तरीके का सेल का ज़्यादा बन जाना, है ना, सेल इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरीके का। नेक्स्ट है मेलानोमास। मेलानोमास क्या होता है, तो स्किन सेल के नीचे होता है, मेलानिन का उत्पाद करता है। मेलानिन क्या करता है, हमारे स्किन का टोन बनाता है, स्किन टोन के नीचे ही हो जाता है ये। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है इसमें भी। लिम्फोमास क्या होता है, तो लसिका प्रणाली से संबंधित कैंसर है। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ पाए जाते हैं, लसिका पाए जाते हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, तो इनके इस प्रणाली के अंदर ये कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सार्कोमास, ये बड़ा घातक होता है, ये हड्डियों में, मांसपेशियों में, ऊतक में कहीं भी हो जाता है। और ल्यूकोमेनिया, ल्यूको यहाँ पे हम याद करेंगे ब्लड, ठीक है, ल्यूकोमेनिया यानी कि ऐसा पार्ट जो कि ब्लड बनाता है उसमें कैंसर होना, जैसे कि अस्थि मज्जा, है ना, ये ब्लड बनाता है, तो यहाँ पे कैंसर हो गया। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने ब्लॉक 4 में कंप्लीट करे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।